नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर फिल्म गोदान का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही। सीएम योगी ने फिल्म की कहानी और सामाजिक संदेश की सराहना भी की। कार्यक्रम में सिनेमा जगत के लोग भी उपस्थित थे। पोस्टर लॉन्च के दौरान कलाकारों ने फिल्म की झांकियां साझा की और दर्शकों को मुख्य विषय से परिचित भी कराया। फिल्म ग्रामीण जीवन और समाज में बदलाव को दर्शाती है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधारने के लिए एक बड़ी परियोजना की मंजूरी दी है। सीएम योगी की पहल से 721 करोड़ 40 लाख रुपए की सीवरेज परियोजना को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गोरखपुर में नालियों और सीवरेज की समस्या दूर होगी, शहर की सफाई और पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल गोरखपुर स्वच्छ बनेगा बल्कि लोगों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। योजना में शहर के अलग अलग हिस्सों में आधुनिक सीवरेज और जल प्रबंधन सिस्टम लगाए जाएंगे। तो वहीं मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश और दुनिया की चुनौतियों के बीच भारत का बजट नई उम्मीद दे रहा है। उन्होंने कहा कि महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट से लोगों को भरोसा और उत्साह भी लोगों का बढ़ेगा। जहां मंत्री ने बताया कि इससे आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया है। वहीं बीजेपी विधायक विवाद पर जयवीर सिंह ने कहा कि ये सिर्फ आपसी मतभेद है और कोई नाराजगी नहीं है। शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। आदरणीय भारत सरकार की वित्त मंत्री को एक महिला वित्त मंत्री के रूप में नवा बजट सशक्तिकरण का पूरे देश को नया संदेश आदरणीय मोदी की सरकार में देने का काम हो रहा है। और इस बजट में मुझे लगता है कि ये बजट जो पूरे विश्व में एक उठापटक का वातावरण निश्चितता का दौर चल रहा है, उसके दृष्टिगत भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत के सपने को पूरा करने के दृष्टिगत बहुत ही बेहतरीपूर्ण बजट होगा। एक साहसिक निर्णयों का बजट होगा और हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा, ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की लगातार विपक्ष साजिश की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है विपक्ष को जब कोई विषय नहीं होता तो मौत को भी राजनीति को घसीटने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कुछ घटना के बाद जो दुर्घटना हुई, अजीत पवार जी के सगे चाचा शरद पवार जी का बयान आया, परिवार से किसी को कोई कष्ट वेदना नहीं, कोई शंका नहीं। उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बातें करना मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति में घसीटने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हर हवाई दुर्घटना की एक जांच, उच्च स्तरीय जांच और गहन जांच और परीक्षण होने का काम होता है, हो रहा है। फिर भी सारी चीजें सामने आएंगी, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कैसे। तो वहीं गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी ने जनसंख्या को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने दूसरे समुदाय पर आरोप लगाया कि वे ज्यादा बच्चे पैदा कर भारत पर कब्जा करना और सनातन धर्म खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। चौथे बच्चे पर 21,000 रुपए और पांचवें बच्चे पर 31,000 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। वह संगठन गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाएगा। पिंकी चौधरी का कहना है कि ये हिंदू संख्या बढ़ाने और समुदाय की ताकत मजबूत करने का तरीका है। बयान की आलोचना हो रही है। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूं कि आज हमारे परिवार एक एक दो दो बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। और ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। तो मैं अपने सभी हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूं, जो सोच रहे हो कि आर्थिक परेशानी उसे है, तो मैं एक बात कहता हूं, जो भी हिंदू परिवार
चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए हिंदू रक्षा दल कार्यालय से, और पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारे सूरज भाई हैं, सूरज पंडित जी, इन्होंने इस देश की चिंता करते हुए इन्होंने मुझसे कहा है कि भैया हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक घोषणा करो। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाएगा कौन, कैसे करेगा, तो मैं उसे कह रहा हूं चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पैतृक घर किदवई नगर पहुंचे। 26 जनवरी को उन्होंने बरेली से अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने इस्तीफे देने की वजह यूजीसी के नए नियमों से असहमति बताई, जिन्हें उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया। साथ ही प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार को भी कारण बताया। अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और पहले लखनऊ, उन्नाव, रामपुर में एसडीएम के पद पर कल में विवादित बन गया है। नहीं, ये देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। नहीं, इसमें सवर्ण संगठन और बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। जब लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी और अपनेपन की लड़ाई है, कुछ बाहरी लोग आकर हमारे अपने प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक या कुछ प्रॉफिट शेयर मिल जाए। ये लोग कंपनी के रूप में ही काम करते हैं। इनका हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। अगर ये लगाव होता तो इस तरीके के विघटनकारी यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं करते। और इतना विरोध हो रहा था, इनमें इतना भी शर्म नहीं थी कि माननीय कलराज मिश्र जी खुद ने उन्होंने बोला असंवैधानिक है। तो ये नकारा, ये अकलमंड, ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो क्या कर रहे थे, क्या असंवैधानिक एक रेगुलेशन को लागू कर दी। अगर आपके माननीय कलराज मिश्र जी ने समझा दिया तो क्या आप लोग उसके बाद भी नहीं जागे थे? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब आप साजिशन ये काम कर रहे थे, आप सोच रहे थे किसी भी तरीके से ये रेगुलेशन लागू हो जाए और यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट बैंकों का ओबीसी वर्ग से एसटी बंटवारा हो और ये करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सके। सर, जिस तरीके से आपने इस तरीके का कदम उठाया, तो क्या आपको मालूम इसमें है मैंने किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं उठाया। मैं राज्य का निवासी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं, और यदि कोई समस्या है तो मैंने अपना जो पॉइंट उसमें रखा था और उस पॉइंट के आधार पर माननीय जो हमारे आदरणीय जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। उसके उपरांत उस चीज का संज्ञान भी लिया गया और मुझे जैसा कि कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने हेतु टीम का निर्माण किया है और जल्दी इस पे अच्छा निर्णय आएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, हमें उनसे कोई भी ऐसी नहीं कोई भी शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। मेन हमारा बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र में चयनित महिला ट्रेलरों और मैरिज हॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां प्रशिक्षण में सिलाई, कारीगरी और अन्य कौशल सिखाए जा रहे हैं। खान पान और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आधुनिक उपकरण, कौशल और डिजिटल साक्षरता देकर उनके व्यवसाय को मजबूत करना और वैश्विक बाजार से जोड़ना है। सर, मेरा नाम नीलम वर्मा है। सर, मैं ये कौशल विकास के तहत जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो योजना थी उसमें मैंने प्रशिक्षण दे रही हूँ यहाँ सभी लोगों को। मैं सर हाँ वो है, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं अच्छे से सीखें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और मतलब अपने आप आत्मनिर्भर बने, जिससे मतलब अपने खुद का एक कोई रोजगार डालें, जिससे भविष्य में कुछ करने की इच्छा रखें। मतलब हम नहीं चाहते कि अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बनकर रहे, अपने आप खुद सेल्फ डिपेंड बने।
जिससे हम अपने बच्चों को आगे और कुछ पढ़ा लिखा के मतलब कुछ बना सकें। अच्छा क्योंकि हम लोगों को तो जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों के प्रति कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो ये कहें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और महंगाई जी, और मुझे सरकार मौका भी दे रही है, तो हम लोग चाहते हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए सीखें या घर से निकलें। अब सरकार के तहत ही हम यहाँ तक निकल के आए। पहले हम महिलाओं का क्या था कि हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। अब प्रधानमंत्री द्वारा जो भी सुविधाएं चली या समूह द्वारा जो भी हुआ, ये हमारे मुख्यमंत्री का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, प्रधानमंत्री जी का भी है। तो हम लोग जब निकलने का मौका मिला है तो हम चाह रहे हैं कि अपने खुद अपने बाजुओं पर कुछ करें और अपने बच्चों जो हमसे कल को बच्चे ये कहें कि हमारी माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैंने तो सर शुरुआत देखो ब्लाउज भी यहाँ काटने का तरीका भी बताया, सिखाया भी है, पेटीकोट जैसे सूट। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम संगीता है। सुनीता जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सिलाई सीख रहे हैं सर, ब्लाउज बना रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने फॉर्म भरा था, क्या उद्देश्य था आपका कि आप सर मुझे सिलाई सीखना है और खुद ही अपनी कमाई करनी है, इससे तब दुकान करनी है जिससे हम कुछ कमा सकें और अपना घर अच्छे से चला सके, बच्चों को पाल सके, पढ़ाई लिखाई है सब उसमें कर सके, तो ये किसी जो से आप- मांगना ना पड़े हमें। आप ये ट्रेनिंग जो कर रही है क्या सरकारी योजना के तहत कर रही है? हाँ या सर, जी, तो सरकारी। किस योजना के तहत कर रही है? विश्वकर्मा योजना। तो कितने दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी? 8-10वां दिन है सर। क्या क्या सीखा है आपको? हमने ब्लाउज बनाना, पेटीकोट बनाना और बेबी फ्रॉक, फ्रॉक सूट, प्लाजो सूट। यही 10 दिन में टेलर बन गई हाँ है। हाँ सर, हम बन इतना गए। है कि गांव में रहकर अपना हम गुजर कर बसर सकते हैं। सकती हाँ है। सर, कहाँ से बिलोंग करती है मैडम आप? हम भैंसरोली से, ग्राम वहाँ से भैंसरोली। क्या पढ़े आप? हाँ सर, रोज आते हैं क्या मेरे पास। रुकने की व्यवस्था नहीं है? हाँ सर है, अच्छा, लेकिन चलिए ट्रेनिंग के बच्चे घर दौरान पे हैं इसलिए चले जाते हैं हम। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट सर की तरफ सारी से? सुविधा दे रहे हैं सर, खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने की व्यवस्था, हर व्यवस्था देते हैं सर हमें। अच्छा, पानी भी मिलता है, खाना हाँ, भी मिलता है। सारा व्यवस्था सर अच्छी करते हैं। खाने की बात करें तो क्या क्या मिलता है? उसमें पनीर मिली है, छोले मिले हैं हमें और भटूरे भी बनाए थे सर ने, पुलाव चावल भी बनते हैं, मतलब सारी दाल आल वगैरह, अच्छा, पूड़ियाँ भी ये बनती जो हैं। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या इसका भी कोई श्रम मिलेगा, श्रमदान मिलेगा? उम्मीद क्या बताया गया है? हाँ बताया कितना पैसा बताया? सर ने, 5 लाख रुपए का। ये तो अनुदान होगा, मतलब ऋण वगैरह? हाँ, उसमें सारे जैसे कि अभी मतलब अभी हाँ। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसका कोई मानदान आपको मिला जाएगा या निःशुल्क आप सीख रही है या कोई इसका श्रम मिलेगा आपको? मिलेगा सर ने बोला था। क्या? वो मतलब 5,000 लाख रुपए देंगे, उसमें से हमें 50,000 कम करके 4.5 लाख जमा करनी होगी इसे। मेरा नाम इसमें लता है। इसमें लता, शादी हो गई है आपकी? यस। अच्छा, इससे पहले कितना पढ़ चुकी हैं आप? इंटर। पढ़ाई का लक्ष्य क्या था? पढ़ाई का लक्ष्य था मेरा सिलाई करने का बहुत मन था, इसलिए मैं यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आई थी। अच्छा, किस योजना के तहत आप यहाँ पे सिलाई सीख रही हैं? कोई जानकारी है? अच्छा, कहाँ फॉर्म भरा था आपने? उद्योग भवन से। उद्योग भवन। हाँ। तो आज ट्रेनिंग कर रही हैं? यस। कितने दिन हो गए ट्रेनिंग करते? आज मुझे 10 दिन हो गए। क्या क्या सीख लिया आपने? मैंने ट्राउजर है, सूट है और स्कर्ट है और ब्लाउज। अच्छा, आप यहाँ सीख रही है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है और सर मैं यहाँ से कोऑर्डिनेटर के अंडर काम कर रहा हूँ, नीरज जी के। यहाँ पे सर 175 लोग हैं, हमें 350 का टारगेट मिला हुआ है। उसमें 175 लोगों को हमने जो है चयनित किया है, उनको जो है विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत हम उनको प्रशिक्षण करा रहे हैं। मैं ईपीकॉन से का कोऑर्डिनेटर हूँ। और सर यहाँ पे 7 लोगों का स्टाफ है, 7 बैच चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या सुविधा दी जा रही है छात्रों को? और छात्रों को सर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं और जो उनका जो है ऊपर से रूटीन बना हुआ है खाने का। जिस तरह से क्या जैसे कि मेनू है हमारा, जैसे कि आज पनीर है, पूड़ियाँ हैं, सलाद है जी। मीठा वगैरह? आज की मीठा नहीं है, कल मीठा था, कल मीठा भी था, एक दाल थी, चावल थे, सब्जी थी। अच्छा, अगर और सलाद भी था। बात करें तो सर इसमें जो एक डाइट जो होती है तो छात्र के हिसाब से कितना डाइट मतलब भेजा जाता है? सर इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग तो डाइट सबकी अलग अलग है, तो कुछ लोग तो ज्यादा खा लेते हैं, कुछ कम खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो
तो वहीं बहराइच के रूपाडीहा चेक पोस्ट पर सशस्त्र बीमा बल ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीकें लागू की हैं। अब यहां चेहरे की पहचान प्रणाली और स्वच्छ नंबर प्लेट पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीकों से आपको बता दें, इन तकनीकों से भारत नेपाल सीमा पर आने वाले लोगों को और वाहनों की तेज और सुरक्षित जांच संभव होगी। अधिकारी बताते हैं कि इससे सीमा सुरक्षा में पारदर्शिता और तेजी आएगी और अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण बढ़ेगा। तो वहीं वाराणसी में अवैध कोडिन युक्त कप सिरप तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल और उनके परिवार की 8 संपत्तियों को फ्रीज किया जा रहा है। ये कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F और बीएनएसएस की धारा 107 के तहत हो रही है। सोनभद्र पुलिस ने पिंडरा, शिवपुर, भेलपुर, मंडौली और जगतगंज में संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भोला प्रसाद जायसवाल जेल में बंद है और उनके परिवार की संपत्तियों पर अब प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा बनारस जनपद में स्थित 7 चल अचल कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील सदर एवं तहसील पिंडरा स्थित अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उनके सहयोगियों की कुल 7 संपत्तियां करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है एवं 4 वाहन जिनकी कीमत 51,16,000 रुपए के आसपास है एवं बैंक बैलेंस जिनकी टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए के आसपास है। आज दिनांक 31/1/26 को 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज कराई जा रही है। इससे पहले जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा 23/1/26 को इसी तरह कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके अन्य सहयोगियों वाराणसी के रक्षा थाना क्षेत्र में स्थित 500 साल पुराने शिव मंदिर में खुदाई के दौरान 7 तांबे के सिक्के मिले हैं। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने एक गड्ढा देखा जिससे पूरे कस्बे में धन मिलने का अफवाह भी फैल गई। ग्रामीण और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। पुरातत्व विभाग की टीम ने गड्ढे की जांच की और उसमें रखा एक घड़ा उठाया। उसमें 2 ब्रिटिश कालीन और 5 सिंधिया राजघराने के सिक्के पाए गए। सिक्कों की रासायनिक जांच की जा रही है। बाबा जी आपका? मेरा मोहन नाम है। अच्छा, कहाँ क्या हुआ? जी यहाँ से है कि मंदिर में निर्माण चल रहा था, तो कोई सुरंग मुरंग निकले आया है, तो लेबर में वो पार्ट कोई ऐसी कर दी होगी, तो उसमें वो दिख रहा है कि कोई घड़ा उठाया है, सब दिख रहा है कुछ पुराना सा। कौन सा मंदिर है ये? शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ का? रक्षा। तो वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और कुल खर्च लगभग 1800 से 1900 करोड़ रुपए के बीच होगा। सभी बिल जिसमें जीएसटी शामिल है LNT से प्राप्त कर हिसाब रखा जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है और वहीं उनका कहना है कि काम तेजी से किया जा रहा है और इसे त्योहारों के बाद मार्च-अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपका निर्माण से संबंधित प्रश्न है तो लगभग भुगतान जो हुआ है वह 1600 करोड़ का हो चुका है। 1800 करोड़ से 1900 करोड़ मोटा मोटी कुल मिलाकर के व्यय की संभावनाएं हैं। उसका ही आलेख लिया जा रहा है। उसका सारा बिल उनसे कहा गया है LNT TC से प्राप्त करके लगाएं। इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है GST का। तो इस कार्य को हम लोग प्राथमिकता पर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में पूर्ण करना चाहेंगे।
तो वहीं बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में बीमार पेड़ों की कटाई के नाम पर हरे भरे महुआ और अन्य पेड़ काटे जा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि लकड़ी ठेकेदार और कुछ वन विभाग के अधिकारी मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये काम सिर्फ हैदरगढ़ तक सीमित नहीं बल्कि कई गांवों में चल रहा है। डीएफओ ने रेंजर भेजकर जांच करने का वादा किया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण अभियान की असली हालत सामने आ रही है। तकरीबन 1 महीने पहले भी था जब यहाँ के ग्राम प्रधान आए भी थे इस पूरे फाइल को लेकर। वो पूरे हाईवे के साथ में लगी हुई जो लोगों की जो जमीन है वो संरक्षित वन की भूमि है। उस भूमि पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार क्लियरेंसेस ली जाती है। जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप ने भी क्लियरेंस ली है भारत सरकार की, जो उस पर विविध गाइडलाइंस है। उसी के अनुसार इन लोगों को भी गाइडलाइंस के अनुसार ही लोगों को अनुमति लेनी थी। जो इन लोग द्वारा अनुमति उस टाइम थी 1-1.5 महीने पहले जब मेरे पास आए थे तब इनको बोला गया था कि वो NHAI से और उस पेट्रोल पंप से लिखवा के लेके रिलोकेशन का एक वो बनेगा, रीडाइवर्शन का प्रपोजल है जिसके अंतर्गत वो अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्य करें। ये अनुमति सभी के लिए अनिवार्य है प्राप्त करनी, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई इल्जाम किसी ने लगाया है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। नहीं तो क्या शिकायत तक पहुंची है भाई साहब? शिकायत मेरे पास नहीं पहुंची है कोई भी, लेकिन ये ग्राम प्रधान मेरे पास पहले भी आए थे ये क्लियरेंस लेने के लिए, और क्लियरेंस के लिए इनको पहले बता रखा हुआ था कि ये FC एक्ट की क्लियरेंसेस हैं जो भारत सरकार से ही मिलेगी। हमारे पास जितनी जल्दी एप्लीकेशन डालते, कोई रूटीन प्रोसेस है, कोई अलग से तो है नहीं। वो सारे जितने भी प्रपोजल है सभी प्रपोजल के लिए लिए जाते हैं। जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो ले रहे हैं, जो बाकी यूजर एजेंसी है वो भी ली जाती है। एक रूटीन प्रोसेस है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका बहुत ही अलग से विश्वास है। धन्यवाद। अरे कितने पेड़ों का 5 पेड़ों का कितने यहाँ ठूठ दिख रहे हैं? 5 परमिट कहाँ है? परमिट हमें जेब में दिखाओ। तुम रेंजर साहब से बात करो। अच्छा, रेंजर साहब कटवा रहे हैं क्या? रेंजर साहब नहीं कटवा रहे, रेंजर साहब देखो साहब परमिट दिए हैं। अच्छा, हमारी जेब में है। अच्छा बस मतलब सार्वजनिक नहीं है, ऑनलाइन शो करता है। ऑनलाइन शो करे या ना करे। हाँ। कहाँ के ठेकेदार हैं? हम नहीं रखते हैं। ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है जहाँ हरे पेड़ है, बढ़िया दूधदार पेड़ है, ऑक्सीजनदार पेड़ है, कटते चले जा रहे। पेड़ दिखा के परमिट दे देते हैं। सूखा पेड़ तो हम तो कटने ही नहीं देखा, हरे पेड़ देखा कटते हुए। इस पे सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं मिली भगत रहती है। अरे ये सब दलालों की कमियां हैं सब। और अब सरकार इस पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इसमें और वो वन विभाग वाले तो परमिट जारी करते हैं। अब यही लोग करते हुए हैं, वो कोगरी तो वो इन्हीं लोग की क्या मिली भगत के चलते हरी पेड़ कटते हैं क्या? कहीं ना कहीं मिली भगत तो ही है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं RN नेशनल टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अगर हम बात करें, सूखाग्रस्त पेड़ दिखाकर उच्च अधिकारियों द्वारा जो है लकड़ कट्टों को और ठेकेदारों को परमिट देकर जो है हरे पेड़ों की कटान धड़ल्ले से की जाती है। और ऐसे में अगर हम बात करें कि सूखाग्रस्त पेड़ों को दिखाकर हरियाली नष्ट करने के साथ यह अभियान पूरे बाराबंकी जिले में संचालित हो रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर अगर हम बात करें, जिले के DFO का कहना है कि कहीं का वीडियो आएगा या फुटेज आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब परमिट जनरेट की जाती है, जारी की जाती है, तो उस दौरान सूखाग्रस्त पेड़ नहीं देखा जाता है, क्या हरा पेड़ देख के परमिट दी जाती है? तो ऐसे में यह खेल जो है धड़ल्ले से बाराबंकी जिले के 6 तहसीलों में वन रेंज इलाकों में लगातार संचालित हो रहा, और लकड़ी का गोरख धंधा जो है बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। इस साफ रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अगर हम बात करें, जहां उत्तर प्रदेश सरकार जो है पेड़ लगाओ मुहिम मां के नाम एक पेड़ लगाया जा रहा, तो वहीं खुलेआम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हरे पेड़ों का कटान धड़ल्ले से जारी है। अब देखना होगा कि यह पूरा खेल जो है धड़ल्ले से कब तक संचालित रहेगा, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा की जाएगी, या फिर वन विभाग की मिली भगत के चलते धड़ल्ले से हरे पेड़ों पर ठेकेदारों का आरा जो है चलता रहेगा। देखने वाली बात होगी। RN नेशनल टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। तो वहीं सीतापुर जिलाधिकारी ने जिले की पहचान ODOP दरी माननीय मुख्यमंत्री को
फ्रेम भेंट की। जिले में दरी निर्माण के मुख्य केंद्र खैदराबाद, बिस्वा, लहरपुर और हर गांव है। वहीं सीतापुर में लगभग 150 दरी निर्माण यूनिटें संचालित है, जिनमें करीब 40,000 बुनकर सीधे काम करते हैं। यहां बनी दरी का निर्यात यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान और मैक्सिको सहित कई देशों में किया जाता है। जिलाधिकारी दरी उद्योग के विकास के लिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग और डिजाइन पर लगातार काम कर रहे हैं। इस पहल से स्थानीय कारीगरों के रोजगार और उद्योग की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।